बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो आई होप आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो वही आए थे जो आपने बताए थे, लेकिन सीबीएसई ने जो इस बार क्वेश्चन के अंदर थोड़ी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ दे दी थी, जिसकी वजह से उसको समझना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल हो गया था। क्वेश्चन थे तो वही, लेकिन घुमा फिरा के जो है पूछे गए थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी समझने के अंदर। तो मैं आपको सारे के सारे सेट का सॉल्यूशन जो है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम करने वाले हैं, देख लीजिए सेट नंबर 2 है और इसका जो कोड है वो है 5852। अपना कोड और अपना सेट मिला लीजिए। अगर आपका यही कोड यही सेट है, अभी मैं बाकी के भी बनाऊंगा। ठीक है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 कोड अगर अलग होगा मैं सारे बनाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सेट था और ये वाला जिसका कोड है, उस बच्चे के भाई मज़े ही मज़े थे अगर उसने मेरी कल की मॉक वाली पेपर की वीडियो जो है देखी थी, जो मैंने कल मॉक पेपर 2 बनाया था। गाइज उस मॉक पेपर 2 में से इस वाले सेट के अंदर सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। सीधा डिट्टो वही क्वेश्चन आएगा जो मेरे मॉक पे 11वां था, इसके भी मॉक पे 11वां ही क्वेश्चन है। वो सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो है समझाने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रा ध्यान से आपको समझना है कि क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो अनैच्छिक बेरोजगार श्रमिकों का उपभोग वक्र, जो उपभोग फलन वक्र जो होता है ना, अनैच्छिक बेरोजगार श्रमिकों का उपभोग फलन वक्र आय के शून्य स्तर पर भी वाई अक्ष पे किसी धनात्मक स्तर से प्रारंभ होता है। गाइस इसकी केवल लैंग्वेज टफ है, ये कुछ नहीं कह रहा, ये आपसे केवल स्वायत्त उपभोग के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। ये क्या पूछ रहा है आपसे भाई? हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ स्वायत्त उपभोग के रिगार्डिंग आपसे ये पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा बेरोजगार है तो क्या, अगर वो बंदा बेरोजगार है तो क्या उसका उपभोग फलन जो है, हमने उपभोग फलन पढ़ा था कि भाई उपभोग फलन जो है ऐसे ऐसे उपभोग फलन जो है बनता है। ठीक है, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या अगर बंदा अनैच्छिक बेरोजगार है, ये वाई अक्ष होती है बेटा और ये एक्स अक्ष होती है, ये आई अक्ष वाई अक्ष होती है पॉजिटिव वाली, ठीक है, और नीचे वाई अक्ष होती है नेगेटिव वाली। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर बंदा क्या बेरोजगार होगा तो क्या उसका भी उपभोग फलन यहीं से स्टार्ट होगा क्या, वाई अक्ष के किसी पॉजिटिव बिंदु से? हाँ भाई, बंदा बेरोजगार हो, जैसा भी हो, कुछ भी हो, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य करना पड़ता है। बेशक आय उसकी अनुमति दे या आय उसकी अनुमति ना दे, उसी चीज को ही तो हम क्या कहते हैं, उसी चीज को ही तो हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। तो भाई चाहे बंदा बेरोजगार हो, चाहे बंदा रोजगार में लगा हुआ हो, कैसा भी हो, आय 0 हो या कितना भी कमा रहा हो, हर व्यक्ति का जो उपभोग फलन है वो वाई अक्ष के धनात्मक से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो अनैच्छिक हो या कोई भी हो। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरे में लिखा हुआ है कि जो स्वास्थ्य है ना, हेल्थ, वो क्या करता है, मानव कल्याण का एक मापदंड है। इसमें आप क्या लिखेंगे? कह रहा है मान्य व्याख्या द्वारा दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। तो बेटा अगर बंदे की हेल्थ होगी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा था कि एजुकेशन, हेल्थ, ये क्या करते हैं, मानव का कल्याण करते हैं। कैसे करते हैं? इससे ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। कैसे होती है ह्यूमन की डेवलपमेंट? अबे भाई एक हेल्दी बंदा और एक अनहेल्दी बंदा, दोनों में से आप खुद बताइए कौन 100% एफिशिएंसी से, कौन अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। सिंपल सी बात है, एक हेल्दी बंदा जो है ज़्यादा कुशलता से, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा एज कंपैरिजन टू अनहेल्दी बंदे से। तो स्वास्थ्य जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही किसी देश के अंदर लोगों का जो स्वास्थ्य जो होता है वो जितना अच्छा होता है, तभी हम बोलते हैं कि वहाँ के लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, जैसे हमने HDI भी अगर हमने पढ़ा था, HDI के अंदर भी जो है कई सारे मेजरमेंट होते हैं। तो भाई जब किसी देश के अंदर अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छी हेल्थ होती है, तभी तो उस देश का HDI जो है वो हाई जाता है, जब ये सारी सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। तो आपको इसका क्या करना था, आपको जो है इसका समर्थन करना था। तो बस यही सारी की सारी चीज़ें आप क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देते। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर स्वायत्त उपभोग जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, कह रहा है स्वायत्त उपभोग जो है वो कितना है, स्वायत्त उपभोग जो है वो 100 है। ठीक है, स्वायत्त उपभोग जो है 100 है और सीमांत उपभोग जो है MPC ये 0.6 है। MPC जो है ये 0.6 है और कह रहा है यदि संतुलन आय जो है वो 2000 है। संतुलन आय का मतलब वाई जो है
y जो है कितना है, y जो है ये कह रहा है अगर 2000 है तो कह रहा है भाई ये प्रूफ करके दिखा i की वैल्यू जो है, i की वैल्यू जो है ये प्रूफ करके दिखा कि कितनी आएगी, 300 आएगी, ये प्रूफ करके दिखा संतुलन पे। ठीक है, तो बेटा देखिए आपको क्या करना है, अबे c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला लगाइए, c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई y कितना दे रखा है 2000, दशमलव हटाएंगे 0, एक 0 से एक 0 काट देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 100 प्लस 6 दूनी 12, 1200 और c कितना आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा आपका ये, c आ जाएगा आपका ये 1300। ठीक है, c आपका जो है c आपका जो है ये आपका 1300 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले हमने यहाँ पे c निकाल लिया, स्वायत्त उपभोग 100 दे रखा है, स्वायत्त उपभोग 100 दे रखा है और MPC 0.6 दे रखा है और y जो है 2000 दे रखा है। तो कह रहा है तो कह रहा है ये हो गया आपका, कह रहा है स्वायत्त निवेश का मूल्य जो है 300 होगा। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो पहले मैंने क्या करा, सी बार इज इक्वल टू बी 0.6 इंटू में y 2000 दे रखा है ना, y जो है वो 2000 है, स्वायत्त उपभोग 100 है, MPC 0.6 है, तो ये आ गया। ठीक है, ये मैंने c निकाल लिया बेटा। अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, तो y कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, y जो है आपको क्वेश्चन के अंदर 2000 दे रखा है, तो 2000 इज इक्वल टू 1300 प्लस s, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 700 इज इक्वल टू s, s जो है 700 आ रहा है बेटा। तो संतुलन पे क्या हो रहा है, संतुलन पे बेटा s और i जो है ये बराबर होते हैं, तो अगर s 700 है तो i भी कितना आएगा, i भी जो है बेटा वो 700 आएगा, लेकिन इसने कितना बोला, इसने बोला 300। तो भाई ऐसा ये जो दे रखा है ये आपको ये गलत दे रखा है, i जो है वो बेटा 300 नहीं आएगा, i जो है बेटा यहाँ पे 700 आ रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, पुष्टि करेंगे कि भाई दिया गया जो समीकरण है ये जो है गलत है, क्योंकि हमने कैलकुलेट करा इसको, भाई ये तो गलत आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं इसके और वाले क्वेश्चन में कि भाई एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है, सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालनी है, MPS जो है ये निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो भाई MPS कैसे निकलेगा क्वेश्चन नंबर 4 में, y आपको दे रखा है 4400, y आपको दे रखा है 4400। ठीक है, c आपको दे रखा है c बार आपको दे रखा है c बार आपको दे रखा है 1000। ठीक है, और ये कितना दे रखा है बेटा, i कितना दे रखा है, i आपको दे रखा है 70। ठीक है, 70 है, कितना है, हाँ i कितना है, i है बेटा 70। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जो है बेटा अगर i 70 है और अर्थव्यवस्था संतुलन पे है, ठीक है, तो संतुलन पे क्या होता है, i और s बराबर होते हैं, तो अगर ये 70 है तो s भी कितना होगा बेटा, s भी जो है वो 70 ही होगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू माइनस का s बार प्लस MPS y, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 70 इज इक्वल टू, अगर c बार 1000 है तो s बार कितना हो जाएगा, माइनस का 1000, MPS मुझे निकालना है, और y कितना दे रखा है क्वेश्चन में, y दे रखा है बेटा 4400। ठीक है, ये 1000 को इधर ले आएंगे तो ये 1070 हो जाएगा, 1070 इज इक्वल टू MPS मल्टीप्लाई 4400। ठीक है, तो 1070 अपॉन में 4400 इज इक्वल टू MPS। आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है ये आपका 10 से 10 जो है 10 से 10 जो है इसको कट कर देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको जो है 107 को डिवाइड कर देना है बेटा, 107 को डिवाइड कर देना 440 से, तो 0.24 जो है या 0.2 कह सकते हो, ये आ जाएगा बेटा आपका MPS इस वाले न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, अच्छा अब हम बात करते हैं साधन लागत और बाजार मूल्य में भेद कीजिए। तो ये तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है फैक्टर कॉस्ट FC और MP, FC और MP में बेटा अंतर पूछा गया है आपसे, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिख देंगे इसके अंदर, सबसे पहले आप इसके अंदर ये लिख देंगे कि भाई पहले तो इसका अर्थ लिख दीजिए, ठीक है, और इसका भी अर्थ लिख दीजिए। पहले में इसका अर्थ लिख दीजिए कि भाई कारक लागत क्या होती है, कारक सेवाओं के बदले में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्रों को जो भुगतान करता है वो कारक लागत होती है। और बाजार कीमत क्या होता है, जिस मूल्य पे वस्तु बाजार में बिकने के लिए आती है उसे बाजार कीमत कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख दीजिए बेटा, इसमें NIT जो है, इसमें NIT जो है शामिल नहीं होता, और इसमें लिख दीजिए बेटा कि इसमें NIT जो है, इसमें NIT जो है ये शामिल होता है। 2 नंबर का था, 2 नंबर में ये बन गया आपका क्वेश्चन सीधा सीधा। अगर ये वाला बात करें, ये साधन आए और हस्तांतरण आए, तो ये तो बेटा अलवाई क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस होता है बेटा, तो पहला आप इसका अर्थ लिख देते कि भाई अर्थ में वही हो जाता, कारक सेवाओं के बदले में जो आय प्राप्त होती है ये होती है, और ये एक पक्षीय भुगतान है जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ नहीं देना पड़ता। ठीक है, इसको जो है बेटा ये राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, ये बेटा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, और तीसरे में आप जो है इसका उदाहरण लिख सकते थे। ठीक है जी, और यहाँ पे चाहो तो फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, FC = MP - NIT। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हो चाहो तो MP = FC + NIT। ऐसे फॉर्मूला बना के जो है 1 पॉइंट अगर और करना चाहते थे तो 1 पॉइंट और बन जाता आपका। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखो, मैंने आपको कल ही बता रहा था, चीख के बता रहा था कि आप क्या कीजिएगा, अगर इस 5वें क्वेश्चन में इसके जो ऊपर जो क्वेश्चन आया वो रोज़गार वाला आएगा, तो अगर आपको बेटा वो रोज़गार वाला क्वेश्चन नहीं आया तो इसके और वाला ही अटेंड कीजिएगा। और बेटा अगर आपने अगर मॉक टेस्ट किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था मैंने भी मॉक टेस्ट 2 में, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र इतने से इतना है, ठीक है, द्वितीय कितने से इतना हो गया, तृतीय कितने से इतना हो गया, एक्सप्लेनेशन भी बताई थी, डेटा आना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बताई थी, और बहुत ही मामूली सा जो है परिवर्तन हुआ है, व्यवसायिक ढांचा या वो दे रखा है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है ये जो हमने मॉक टेस्ट 2 में किया था 5वें के और में। कल का मॉक टेस्ट का पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, पहले इतना था अब इतना हो गया, ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा बस घट गया है, बाकी ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये सब बताया था मैंने आपको, क्या एक्सप्लेनेशन देनी है, क्या करना है। तो अगर मैं होता बेटा मैं तो यही करता, क्योंकि मैं तो आपको कह रहा हूँ इसमें नंबर कटेंगे ही नहीं। अब जैसे ये जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अब ये क्वेश्चन अगर आपको बेरोजगारी के प्रकार पता हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज इसके और वाला भाई ईजी है। कह रहा है राम जो है पूरे दिन में 2 घंटे काम करता है। ठीक है, राम जो है वो पूरे दिन में 2 घंटे काम करता है, और बाकी टाइम जो है वो क्या करता है, बाकी टाइम जो है वो क्या करता है, बाकी टाइम जो है वो बेटा खाली रहता है। तो कह रहा है कि राम जैसे व्यक्ति किस प्रकार का काम करते हैं, क्या वो बेरोजगार है, तो बेटा इसको दृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जो है दृश्य अल्प रोजगार कहते हैं, जो कि हमको दिख रहा है कि वो बंदा काम कर सकता है 8 से 10 घंटे, लेकिन कर कितना रहा है, कर रहा है बेटा केवल 2 घंटे, तो बाकी टाइम खाली है। तो ये बेरोजगारी की कैटेगरी में है। ठीक है, इसको जो है बेटा क्या कहते हैं, इसको जो है दृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, तो मैं अगर होता बेटा सेम क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 2 का। अब आ जाते हैं बेटा इसके और वाले क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन नंबर 6 मेरा मॉक टेस्ट उठा के देख लीजिए, ये वाला और ये वाला मॉक टेस्ट 2 उठा के देख लीजिए, मेरा भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आधारिक संरचना उत्पादन में वृद्धि करती है, देख लीजिएगा उठा के जाके। ठीक है, तो बताया था मैंने क्या लिखना है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है कारण बताते हुए बताइए कि घरेलू आय की गणना करते समय किसको ऐड किया जाएगा और किसको नहीं। भारत में जापानी पर्यटक द्वारा वस्तु के क्रय के लिए किया गया भुगतान, मतलब जो फॉरेनर्स भारत से घूमने आते हैं वो ऐड होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। ऐड होगा बेटा ये भी। अबे भाई निर्यात ऐड होता है या नहीं होता, होता है ना निर्यात ऐड। व्यय विधि के अंदर निर्यात को ऐड करते हैं ना विदेशी पर्यटक जो है। निर्यात का मतलब क्या होता है, दूसरे देश के बंदे हमारी जो वस्तु खरीद रहे हैं। तो घरेलू आय पूछा गया है, तो उन वस्तुओं का उत्पादन हमारी घरेलू सीमा के अंदर हुआ है, होगा भाई। और ये
ये अगर आपको बेटा प्रिकॉशंस पता हैं, प्रिकॉशंस अगर आपको पता है आय विधि की तो बताया था, पुरानी वस्तुएं सेवाएं ऐड नहीं होती, लेकिन पुरानी वस्तुओं सेवाओं पे दी जाने वाली कमीशन ऐड होती है। अगर किसी बिचौलिया कौन होता है? दलाल होता है, दलाल को दी जाने वाली कमीशन ऐड होती है बेटा, ठीक है। वो अपनी सेवा दे रहा है, दोनों की दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? दोनों के दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे। रीज़न में क्या लिखेंगे? ये भाई वो अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, कोई फ्री की इनकम थोड़ी है, मेहनत की इनकम है ये तो उसकी। और दूसरा पहले वाले में लिखेंगे कि जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है वो भारत की घरेलू सीमा के अंदर होता है, इसलिए निर्यात को जो है जोड़ा जाता है, ठीक है जी, ये ऐड होंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा इस पर तो देखो 3 नंबर, और ये तो सेम सेम है। और अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको, सेम मॉक टेस्ट 2 के क्वेश्चन सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं। तो ये वाला जो टेस्ट था जिसका सेट था ये, उसके तो बेटा मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। ये लो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने दिया था सेम। यदि आय का वितरण असमान है तो जीडीपी के कल्याण के सूचक में अपना महत्व खो देती है, इस कथन की मान्य कारण द्वारा पुष्टि कीजिए। सेम मेरा मॉक टेस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यदि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या कहते हैं गहरा विभाजन है, ठीक है, तो जीडीपी बढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सेम वही क्वेश्चन है ये बेटा, जिसमें बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर था, ठीक है। तो आय जीडीपी का वितरण इसके अंदर आपको लिखना है कि भाई अगर आप देश के अंदर जीडीपी का जो वितरण है वो अगर अनइक्वल है तो ऐसी जीडीपी बढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, अमीर और अमीर होता रहता है, गरीब और गरीब होता रहता है, ठीक है। तो सेम ये क्वेश्चन बेटा मेरे मॉक टेस्ट से जो है सेम ये क्वेश्चन बेटा मैच करता है, ठीक है। अभी मैंने बाकी सेट तो नहीं देखे हैं, ठीक है, ये भी मैं सेट 2 कर रहा हूँ, तो इसका तो बेटा ये जिसका भी था वो मैं बता सकता हूँ कि भाई उसके जो है उसके तो मज़े हैं। अच्छा, अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 8 की। अब सीबीएसई ने आपको दिया शौक। मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि अगर आप सपोर्ट मटेरियल नहीं करके जाओगे तो आपके लग जाएंगे, और लग गए आपके, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्रता सूचक को एक उदाहरण की सहायता से परिभाषित करिए और इसका महत्व बताइए। मैं गारंटीड देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 केवल बेटा उसी बच्चे ने करा होगा जिसने सपोर्ट मटेरियल पढ़ा है। समझ ही नहीं आया होगा पूछ क्या रहा है, लिबर्टी इंडिकेटर होता क्या है भाई, किस चीज़ को लिबर्टी इंडिकेटर कहते हैं। बेटा मैं आपको पहले बोला था कि अगर आप सपोर्ट मटेरियल नहीं पढ़ के जा रहे, आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। जो मेरे क्या बोला था, मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लीजिए कि जो भी क्वेश्चन अलग आएगा वो सपोर्ट मटेरियल के अंदर मिलेगा ही मिलेगा आपको, जो भी अलग आएगा वो सपोर्ट में मिलेगा ही मिलेगा। अब आप कहोगे भाई ये कहाँ है सपोर्ट मटेरियल में, मैं तो पूरा भाई साहब सपोर्ट मटेरियल चाट लिया था तेरे बोलने पे, ये क्वेश्चन तो मेरे को कहीं भी नहीं दिखा। तो बेटा भारत पाकिस्तान और चाइना वाले चैप्टर के पीछे चैप्टर खोल लीजिए सपोर्ट मटेरियल के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 ही है, सेम क्वेश्चन है सेम। स्वतंत्रता सूचक को उदाहरण की सहायता से समझाइए। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है भाई, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आज़ादी होती है, ठीक है। और इंडिकेटर का क्या मतलब होता है कि भाई ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, एक सूचक है, एक संकेतक है। तो इसके अंदर आपको ये लिखना था, इसमें 2-3 चीज़ें आपको लिखनी थी उदाहरणों के साथ, कि भाई क्या होना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में लोकतंत्र की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, नागरिकों के अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा होनी चाहिए। उठा के देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 सपोर्ट मटेरियल, भारत पाकिस्तान और चाइना वाला चैप्टर है ये, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का, ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का। तो अगर आप नहीं पढ़ के गए तो भाई गलती है फिर आपकी। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सरकार ने आय की जो भुगतान की जो सीमा है वो 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी। तो कह रहा है यदि अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार की स्थिति में है तो सरकार के इस कदम का क्या असर पड़ेगा। कि मतलब कि पहले उस बंदे को टैक्स देना पड़ता था जिसकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। अब सरकार ने क्या करा? अब सरकार ने बोला अब उस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। 2.5 लाख तक की छूट है, एक साल में अगर आप 2.5 लाख कमा रहे तो छूट। तो भैया बंदों को टैक्स कम देना पड़ेगा ना। ये क्या है? ये वाला जो पॉइंट है बस घुमा के पूछ दिया उनने। ये वाला जो पॉइंट है ये है बेटा टैक्स में जो है कमी आ रही है। टैक्स में सरकार क्या कर रही है? टैक्स में कमी कर रही है, बंदों को कम टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स में छूट मिल रही है। तो कह रहा है यदि अर्थव्यवस्था में अल्प मांग की स्थिति प्रचलित है, अल्प मांग है, मांग कम है, तो भाई न्यून मांग की सिचुएशन है मतलब, तो सरकार के इस कदम का क्या असर होगा?
अबे तो भाई अब लोगों को टैक्स कम देना पड़ रहा है तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा रहेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी, और जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था के अंदर जो न्यून मांग की सिचुएशन है वो जो है पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी। ये जो 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये कर की दरों में जो कमी है ना, केवल वो क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर में। न्यून मांग की सिचुएशन को ठीक करने के उपाय हमने पढ़े थे, सरकारी उपाय और राजकोषीय उपाय, मौद्रिक। उसके अंदर कर की दर में कमी राजकोषीय का पॉइंट है ये, ठीक है। कर की दरों में कमी न्यून मांग की सिचुएशन में, उसको आपको जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना था यहाँ पे। उसके बाद है बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के लिए, भारत और पाकिस्तान द्वारा जो है स्वयं विकास पथ के लिए चुनी गई किन्हीं दो विकास रणनीतियों की संपेक्ष में जो है क्या करिए, संपेक्ष में जो है व्याख्या कीजिए बेटा, ठीक है। तो बेटा सेम क्वेश्चन बेटा, सपोर्ट मटेरियल देख लीजिए, सपोर्ट मटेरियल है बेटा, सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ठीक है। भारत पाकिस्तान और चाइना वाला सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दो क्वेश्चन फंसा दिए, भारत पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट मटेरियल का दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए उठा के जाके, ठीक है जी। अच्छा, तो बताना है भारत ने कौन कौन से बताए हैं और चाइना ने कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान ने कौन कौन से सेम स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया है। उसके बाद है बेटा कि निवेश गुणक और एमपीएस के बीच में अप्रत्यक्ष संबंध होता है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो कल ही वीडियो बनाई है बेटा, कैसे समझाया था मैंने आपको, उदाहरण दे के समझाना था। अबे भाई के का फॉर्मूला होता है 1/में एमपीएस होता है, ठीक है। एक बारी 0.2 ले लो तो डेसिमल हटाओगे 0, 10/2 = 5, एक ये आ जाएगा। और एक बारी 0.5 ले लो तो के का आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे करके दिखाना था कि जब एमपीसी 0.2 है तो ये 5 और जब 0.5 है तो 2 हो गया। ये प्रूफ कल ही वीडियो में समझाया था, एमपीएस और के बीच में उल्टा संबंध होता है, उल्टा रिश्ता होता है 5 नंबर का। सारे संबंध लिख देते, ठीक है, सारे संबंध लिख देते क्योंकि 5 नंबर का है बेटा ये तो क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये जो है न्यून, हम 11वें में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यून मांग और अधि मांग आएगा बेटा, लेकिन न्यून मांग और अधि मांग नहीं आया। यहाँ पे क्या आ गया, एमपीएस और निवेश गुणक। तो अगर आपको रिलेशन पता था, बहुत ईजी हलवा क्वेश्चन है बेटा ये, सारे संबंध लिख देते, एग्जाम्पल के साथ समझा देते, हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12वें में ये कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में क्या निकालना है, प्रचालन अधिशेष की जो है बेटा गणना करनी है, प्रचालन अधिशेष की गणना। तो प्रचालन अधिशेष निकालना है तो निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपको दे रखा है, बेटा NDP@FC, हलवा क्वेश्चन है बेटा, हलवा जिसको कहते हैं NDP@FC, ठीक है। तो NDP@FC कर्मचारियों का प्रचालन अधिशेष निकालना है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है रॉयल्टी, किराया, ब्याज, लाभ और NDP@FC ये दे रखा है आपको। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पे, अच्छा तो इसमें यार कर्मचारियों का पारिश्रमिक, 1 मिनट में पहले मैं कर लेता हूँ। कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे नहीं रखा, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय की अगर हम बात करते हैं, प्रचालन अधिशेष निकालना है ना, और मिश्रित आय की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रित आय भी नहीं है। देखो बेटा कर्मचारियों का पारिश्रमिक है नहीं, मिश्रित आय है नहीं, ठीक है। आपको जो है, आपको ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की जो वैल्यू है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, आपको इसके अंदर क्या करना है बेटा, आपको इसके अंदर प्रचालन अधिशेष के सारे घटक दे रखे हैं बेटा। आपको क्या कर देना है इसके अंदर, किराया, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी, इन सबको आप जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा आपका। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 + 70 + 25, 10 + 70 + 25 और +50, इन सबको जोड़ दीजिए, सीधा आ जाएगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। और 80 और 75 इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 155। ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि इसको कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं करेंगे बेटा, कुछ दे ही नहीं रखा आपको यहाँ पे। उसके बाद आती है बेटा स्थायी निवेश और स्टॉक में निवेश, इसमें क्या अंतर होता है। स्थायी निवेश और स्टॉक में निवेश, इसमें जो है क्या अंतर होता है। तो बेटा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, जो लाइफ क्लास लेते हैं उनको पता होगा बेटा, फिक्स इन्वेस्टमेंट और माल सूची में अंतर पूछा गया है, ठीक है जी। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा, फिक्स इन्वेस्टमेंट स्थिर परिसंपत्तियां जो होती हैं, स्थिर परिसंपत्तियां जो होती हैं उस पर जितना भी निवेश किया जाता है वो बेटा फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है जी। पूंजीगत वस्तुओं की जो खरीद होती है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। और माल सूची में आप क्या लिखते हैं, माल सूची निवेश के अंदर कि भाई एक उत्पादक के पास एक टाइम पे जो है कितने टाइप के वो होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है एंड फिनिश गुड्स होते हैं। तो समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है, उसी को माल सूची निवेश कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर का पूछा गया था बेटा ये आपसे, ये कह सकते हो इससे उत्पादकों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, ठीक है। ये लिख सकते हो कि इनका मूल्य उच्च होता है, इनका मूल्य उच्च नहीं होता, ऐसा लिख सकते थे। 2 नंबर में कुछ भी पॉइंट बना सकते थे, ठीक है। इनका उपयोग करने से मूल्य ह्रास होता है, या ये लिख सकते हो ये उत्पादन की प्रक्रिया में कई सालों तक चलती हैं, ठीक है। इसका लाभ उत्पादकों को 1 साल से ज़्यादा मिलता है, और इसका लाभ उत्पादकों को जो है क्या कहते हैं, इसका लाभ उत्पादकों को जो है केवल और केवल कितना मिलेगा, इसका लाभ उत्पादकों को केवल एक ही बारी मिलता है, साल में कई बारी जो है नहीं मिलता है। हाँ जी, अब आता है बेटा अगले क्वेश्चन पे, कर्मचारियों के पारिश्रमिकों की गणना करनी है बेटा, ठीक है। तो कर्मचारी के पारिश्रमिक की गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कर्मचारियों के पारिश्रमिकों की गणना करनी है। तो यहाँ पे जो है देखिए बेटा, केवल आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यहाँ पे केवल आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि कर्मचारियों के पारिश्रमिकों के घटक क्या होते हैं। नगद मजदूरी व वेतन सबसे पहला होता है बेटा, ठीक है। नगद मजदूरी व वेतन, वृद्धावस्था पेंशन एंड कर्मचारी का मालिकों का नियोक्ता का पीएफ में, कर्मचारी निधि मतलब पीएफ में योगदान, और पेमेंट इन काइंड, ये होता है ना। 4 घटक होते हैं ना बेटा। आपको बस क्या कर देना है, आपको बस जो है इन चारों घटकों को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम वो प्रचालन अधिशेष में भी वही क्वेश्चन है वैसे ही, और यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन के अंदर 1250 एंड 49,500 एंड आपको जो है 13,500 एंड आपको क्या करना है 8,900 इनको ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड नहीं करना बेटा, क्यों, क्योंकि ये कर्मचारियों का योगदान है, ये नहीं लेते बेटा। और ये भी कर्मचारी ने अपना LIC का जो है LIC की पेमेंट करी है। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, मालिक ने अपने कर्मचारी को क्या क्या दिया है। तो मालिक ने अपने कर्मचारियों को ये दिया है बेटा। तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ के कितना आएगा, यहाँ पे जो है बेटा आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, घटक वगैरह क्लियर हैं, तो ही वो कर सकता है ये। 12,500 एंड 49,500 एंड 13,500 और ये है बेटा 8,900। तो ये आपका आंसर आएगा इसका बेटा 13,150, ये बेटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बेटा वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर बताइए। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है बेटा, ये तो कर ही दोगे। जब जीडीपी की गणना करंट प्राइस पे की जाती है मौद्रिक, और जब उस पर की जाती है तो वो वास्तविक, ठीक है जी। एंड ये आर्थिक कल्याण का अच्छा सूचक है, ये अच्छा सूचक नहीं है, ये तो आपने कर ही दिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ कुछ लिखा हुआ है फलाना ढिमकाना, और क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सतत विकास प्राप्त करने में सम्मिलित किन्हीं 2 कदमों का क्या करिए, किन्हीं दो कदमों का उल्लेख कीजिए और व्याख्या कीजिए। अब अगर आपको ये बताना है भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है, भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है क्या क्या जो है कदम उठा रहा है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है बेटा। तो अब आपको अगर इसका मतलब नहीं पता बेटा,
तो आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। देखो इस पैराग्राफ को पढ़ोगे आप ये मिल जाएगा इसका अंदर हलवा क्वेश्चन है बेटा। देखो हरित क्रांति और सततता सार्वजनिक की प्राथमिकता है। जलवायु परिवर्तन के भारत ने भविष्य समाधान तलाशने का संकल्प लिया है। सरकारी योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, आवास योजना, स्मार्ट सिटी, दीनदयाल इसको प्राप्त करने का जो है योगदान करती है, ठीक है। ये कुछ किसी ये देखिए सरकार ने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सतत विकास, जलवायु प्रदूषण इसको नीतियों का उपाय को आरंभ करना, लागू करने का ये कोई सी भी नीति को एक्सप्लेन कर देते, कोई सी भी, ठीक है। अगर एक भी आपको पता है कि भाई ये सरकार ये कर रही है सतत विकास के लिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से स्वच्छ हवा सक्रिय योगदान दिया है, इसको एक्सप्लेन कर देते। उज्ज्वला योजना क्या होती है? उज्ज्वला योजना का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग क्या करते थे, लकड़ियों को यूज़ करते थे, जलाते थे, ईंधन के रूप में यूज़ करते थे। तो मोदी ने उनको जो है सिलेंडर दिए हैं फ्री, वही तो ज्वाला योजना है। अब सिलेंडर दिए, अब लकड़ियाँ नहीं कटेंगी, वनों का अंधाधुंध कटाई नहीं होगी, अच्छी गांव ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पॉल्यूशन कम होगा, अच्छी हवा देखने के लिए मिलेगी। यही लिख देते ये लो, यही लिख देते, यही पहला उपाय। तो क्वेश्चन इसके अंदर है बेटा, क्वेश्चन आंसर इसके अंदर है, आपको बस दिमाग लगाना था। और दूसरे में क्या पूछा गया है, दिए गए खंड में जो है कोई दो कारक बताइए जिन्होंने पर्यावरण की वहन क्षमता को जो है चुनौती दी है। केयरिंग कैपेसिटी, चिल्ला चिल्ला के बताया था, केयरिंग कैपेसिटी कर लेना, एग्ज़ाम में आएगा। तो कोई भी जिस केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, इस पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख देते, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख देते। और क्या कहते हैं, कह रहा है जल जीवन मिशन को जन सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। 60 वर्षों में विभिन्न प्रजाति के आकारों में गिरावट, ये लो ये वाला लिख देते, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देते, ठीक है। और वो लिख देते, ओजोन डिप्लीशन लिख देते, कुछ भी लिख देते, ये सारा आंसर इसी के अंदर था। ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग इसके अंदर लिख देते, ठीक है। और वो कूड़ा करकट वगैरह वाला लिख देते कोई भी, और यहाँ पे कोई भी दो वो बताया उज्ज्वला योजना लिख देते, और एक दो और ये लिख देते। हलवा क्वेश्चन था बेटा, सतत विकास के ऊपर बोला था, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आई होप ये बेटा सेट जिस भी बंदे का है, सेट 2 और कोड है इसका, सेट 2 कोड है इसका 5852। तो इसके अंदर बेटा लैंग्वेज मैं मानता हूँ, लैंग्वेज तो बेटा वो बहुत है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखेंगे बेटा सारा क्वेश्चन बता दिया है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। एक तो जो है बेटा इसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आए हैं बेटा इस बारी। ये क्वेश्चन पूरा मेरा बताया हुआ है, मौका छठा मौका है बेटा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन स्वतंत्रता सूचक सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 8 भारत पाकिस्तान वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा जाके, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल नहीं पढ़ के गए, आपकी गलती है बेटा। और ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे थे, सीधा ऐड करना है, कोई कन्वर्जन नहीं करनी, और ये मैंने बता ही दिया, ठीक है जी। बाकी हम अगला सेट करेंगे, ये सेट था 5852 सेट 2, बाकी मैं और सेट देखता हूँ जल्दी से।